2 का बी और सी के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ABC और 2 का ए तक सोल्व किया है। आज क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी को सोल्व करेंगे। तो 2 और बी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके सोल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित सूचना से 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। 31 मार्च 2013 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का देखो नियम समझना होगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा एंट्री करते हैं कौन सा नहीं करते हैं। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल हम लोग आय और आयगत व्यय का ही एंट्री करेंगे। वो आयगत आय और आयगत व्यय जो है ना करंट ईयर से संबंधित होना चाहिए, केवल करंट ईयर का। करंट ईयर का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग 31 मार्च 2013 का बना रहे हैं तो 31 मार्च 2013 यानी 12-13 वर्ष से संबंधित होना चाहिए, चाहे उसका भुगतान हुआ हो अथवा नहीं, चाहे वो इनकम प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं, इसका एंट्री करेंगे हम लोग। लेकिन प्रीवियस ईयर और एडवांस ईयर का अगर इंक्लूड रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। यानी आपको सिर्फ करंट ईयर का लेना है, इसके अलावा अदर ईयर का नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है वो। फी कलेक्टेड, फी कलेक्ट होगा तो ये इनकम होगा, इनकम में लेके आएंगे। फिर सैलरी पेड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। अगर ध्यान लेना क्वेश्चन में अगर टूर्नामेंट फंड और एक्सपेंसेस दोनों दिया हुआ है तो अगर एक ही प्रश्न में टूर्नामेंट फंड का और एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया हुआ है या मैच फंड और मैच एक्सपेंसेस दोनों अगर दिया हुआ रहे, फिलहाल यहाँ नहीं है, अगर रहे तो क्या करना है तो वहाँ देख लेना अमाउंट। अगर फंड वाला अमाउंट से एक्सपेंसेस का अमाउंट ज़्यादा है तो उसको एक्सपेंडिचर अमाउंट में लिखेंगे घटा करके। अगर मान लीजिए फंड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा बल्कि वो बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ नहीं है, आपका फंड तो अमाउंट है नहीं, तो हम लोग इसको टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस में लिखेंगे। आगे दिया हुआ है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, कैपिटल नेचर का नहीं है, ये आयगत नेचर का है। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। रेंट पेड, ये भी आयगत व्यय है, इसको भी लिखेंगे। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब आयगत खर्च होता है, इसको लिखेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर, इसको नहीं लिखना है। फर्नीचर परचेज करना क्या हुआ, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंडिचर लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं। तो इसको जो है ना परचेज ऑफ फर्नीचर को यहाँ नहीं लिखेंगे। ये अगर बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तब वहाँ एंट्री होता है, ये तो एसेट्स हो गया, यहाँ नहीं। हाँ रिसीवर पेमेंट होगा तो उसमें एंट्री कर लेते हैं, फिलहाल यहाँ नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर। चलो देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 2 का बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, उस क्लब का नाम लिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ क्लब का नाम नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो। अब नीचे लिखे डेट, अकाउंट है तो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। देखो अंतिम डेट 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 के लिए बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना पीएल अकाउंट के तरह ही बनता है, यानी कि इसके डेबिट पक्ष में एक्सपेंडिचर लिखेंगे, अमाउंट, इनकम, क्रेडिट पक्ष। चलिए अब देखो शुरुआत से, फी कलेक्टेड, फी मिलेगा। एक किसी भी क्लब का हम लोग कोई भी चीज़ का अकाउंटिंग कर रहे हैं, फी मिलना क्या हुआ, इनकम हुआ, इनकम में चल जाएगा बाय फीस कलेक्टेड। फीस कलेक्टेड होना इनकम है, तो 5,20,000 रुपया का फी कलेक्ट हुआ है, ये इनकम साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद सैलरी पेड करेंगे, खर्च है, खर्चा में लिखेंगे सैलरी पेड 3 लाख रुपया। नेक्स्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, फंड का अमाउंट नहीं है तो लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्च है, इसको भी लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 18,000। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी मतलब समझे, पेंसिल खरीदना,
कॉपी खरीदना, पेन खरीदना, ये सब क्या है, स्टेशनरी, सब खर्च लिखेंगे, आयगत खर्च होता है ये। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 15,000। उसके बाद रेंट पेड, ये भी आयगत खर्च है, लिखना है इसको, रेंट पेड 12,000। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसको भी लिखेंगे, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 10,000। परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं लिखना है, फर्नीचर खरीदना कैपिटल नेचर का है, इसको नहीं लिखेंगे, और कुछ नहीं दिया हुआ, इसको बैलेंस कर दो। देखो अमाउंट किधर ज़्यादा है, आपका इनकम अमाउंट ज़्यादा है, जोड़ देंगे इसको, 5,20,000 रुपये टोटल इनकम हुआ है, तो 5,20,000, 5,20,000 में सारा एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो शेष बचेगा ना, इसको क्या कहेंगे, इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, मतलब प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम लोग इनडायरेक्टली रूप से, ये गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता, इसलिए प्रॉफिट या लॉस नहीं करेंगे, बल्कि उसको सरप्लस या डिफिसिट से दिखाएंगे। प्रॉफिट को सरप्लस कहेंगे और लॉस को डिफिसिट। तो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हम लोग सरप्लस के नाम से दिखाएंगे, सरप्लस। अब इसको बैलेंस करके देखना, तो ये सबको माइनस करने के बाद कितना बचता है, ये 3 लाख। और इस सबको जोड़ते हैं पहले, चलो जोड़ दो पहले, सबका देखो 3 जीरो कॉमन है। अब ये 5 और 8, 8 5 13, 13 5 18, 2 20, 20 का 0, फिर हासिल रहा 2, फिर चौथा संख्या पाँचवा 1 और 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 2 7। अब ये रहा 3, तो 3। अब माइनस करेंगे, 3 को 0 माइनस करेंगे, 3 को 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 में 0 माइनस करेंगे 0, 12 में 7 माइनस करेंगे तो ये होगा 5, फिर 4 में 3 माइनस करेंगे 1, यानी 1,50,000 रुपया इसका क्या होगा, सरप्लस का अमाउंट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी बन गया, तैयार हो गया। चलिए अब 2 का सी नंबर में चलते हैं। 2 नंबर का सी नंबर देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, चलिए मिटा दें। चलिए देखिए 2 का सी, बी क्लियर हो गया। अब 2 का सी, इसमें कौन चीज़ बोला है, निम्न विवरण से आय व्यय खाता बनाइए, फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन चंदा मिलना इनकम होता, चल जाएगा इनकम में। सैलरी पेड एक्सपेंडिचर में, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो क्या बोला है कि सैलरी जो है ना, करंट ईयर में सैलरी 20,000 रुपया पेमेंट हो चुका है, फिर आगे बोला है कि अभी 16,000 रुपया पे करना बाकी है। खर्च तो वो इसी साल का है ना, तो इसको लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नियम क्या है, करंट ईयर से संबंधित इनकम और एक्सपेंसेस को लिखेंगे, चाहे वो खर्च रहे, आउटस्टैंडिंग रहे, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर का होना चाहिए। तो सैलरी पेड लिखा है, मतलब ये करंट ईयर में पेमेंट हो चुका है। उसके बाद बोला कि साल के अंत में अभी 16,000 रुपया पे करना बाकी है। इसका मतलब टोटल सैलरी कितना पे करना है, 36,000 रुपया। तो इसको जोड़ करके दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में। पेंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इंट्रांस फी ये भी आपका प्रवेश शुल्क क्या होता है, इनकम होता है, इनकम साइड में चल जाएगा ये। डोनेशन रिसीव 50% व्हिच टू बी कैपिटलाइज। क्वेश्चन ये बोला है कि डोनेशन मिला है टोटल 20,000 रुपया, इसका 50% पूंजीकरण मानना है। तो हम लोग पूंजीकरण को नहीं लेना है हम लोग को। तो 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 100% में बोला 50% तो कैपिटल नेचर का है, इसका मतलब 50% क्या बोल रहा, रेवेन्यू नेचर। तो हम लोग इसका 50% यानी 10,000 रुपया को इनकम में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस लिखना है एक्सपेंडिचर में, रेंट पेड एक्सपेंडिचर में, मिसलिनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में। चलिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फिर हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्लब उलब का नाम नहीं दिया, छोड़ दो। डेट भी दिया हुआ नहीं है यहाँ, आप छोड़ सकते हैं इसको, डेट को नहीं दिया। एक्सपेंडिचर अमाउंट, डेबिट, यहाँ इनकम अमाउंट, क्रेडिट। चलिए शुरुआत से फिर पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मिला, चंदा मिला, ये इनकम है।
बाय इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 2,20,000 रुपया मिला है, 2,20,000 इनकम में। उसके बाद नेक्स्ट सैलरी पेड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। सैलरी पे हो गया 20,000, उसके बाद बाकी है 16,000, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ लिखना है टू सैलरी पेड। सैलरी जो है ना 20,000 रुपया पेमेंट हो चुका है, 20,000। उसके बाद 16,000 रुपया बाकी रह गया तो इसको जोड़ देंगे। एड आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, 16,000 रुपया बाकी रह गया, तो टोटल सैलरी जो हुआ है पूरे साल का 36,000 रुपया पे करना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16,000 रुपया, 16,000। अब आगे दिया है प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद, सॉरी ये 16,000 नहीं 4,500 होगा, 4,500। अब उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रांस फी। इंट्रांस फी इनकम होता है, इनकम साइड में लिखेंगे 20,000। चलिए 20,000 रुपया हो गया। आगे है डोनेशन रिसीव 50% व्हिच टू बी कैपिटलाइज। टोटल डोनेशन मिला है 20,000, 20,000 का बोला 50% कैपिटल मानिए, तो डोनेशन तो इससे इनकम होता है, लेकिन ये आयगत माना 20% बोला पूंजीगत मानिए, तो इसका 100 में 50%, 100 में 50% पूंजी बोला मानना है, और जो 50% बच गया वो आयगत आय मानना है। तो डोनेशन इनकम होता है, क्रेडिट में लिखेंगे। डोनेशन कितना लिखेंगे, तो डोनेशन टोटल मिला कितना है, 20,000 रुपया मिला है। 20,000 का हमको कितना 50% छोड़ देना है। 20,000 का 50% कैपिटल नेचर का है, हम लोग को यहाँ रेवेन्यू नेचर नोट करना है, तो 50% जो शेष बच गया उसको लिखेंगे 10,000 को। हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑफिस एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक्सपेंसेस में। ऑफिस एक्सपेंसेस 15,600। अब उसके बाद रेंट पेड, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टू रेंट पेड 30,000 रुपया, 30,000। अब उसके बाद शेष रहा मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मतलब विविध व्यय, इस सबको लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस 4,000। अब उसके बाद इसको बैलेंस कर देंगे। फिर से देखो इसका जो है ना क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, इनकम अमाउंट ज़्यादा है, जोड़ दो सबको। टोटल 2,20,000 और 2,40,000 और 10,000, 2,50,000, 2,50,000 रुपया टोटल इनकम हुआ था। अब 2,50,000 रुपया में से खर्च जितना हुआ माइनस कर देंगे। फिर यह इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को बोलेंगे सरप्लस। अब ये सरप्लस कितना होगा, फिर से वही तरीका, पहले जोड़ दो इस सबको, जोड़ करके 2,50,000 से माइनस कर देंगे। देखो जोड़ने पर क्या होगा सबका, देखो 3 को 0, 5 और 6, 6 5 11, 11 का 1 हासिल रहा 1, फिर 6 4 10, 5 15, 15 4 19, 1 20 का 0 हासिल 2, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9, माइनस करेंगे तो कितना होगा 0 9 9, 14 में 9 गया 5, तो इसका बचा 1,59,900 रुपया। ये सरप्लस का अमाउंट हो गया, 1,59,900 रुपया क्या हुआ, इसका सरप्लस हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको पार्ट 1 का ऑल सिलेबस मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।